नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चलें कि प्रशासनिक सर्जरी की गई है राजस्थान में। और बड़ी प्रशासनिक सर्जरी इसको इसलिए मान रहे हैं क्योंकि 108 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, जिसमें 20 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। कई जिलों के कलेक्टर्स बदल दिए गए। एपीओ चल रहे 10 आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी गई है। मान सकते हैं कि जब से भजनलाल सरकार ने मुख्यमंत्री के पद पर यह कार्यभार संभाला है, तब से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल ये माना जा रहा है। राजस्थान में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के पीछे राजस्थान के विकास को और आगे तक पहुंचाना और राइजिंग राजस्थान क्योंकि होने वाला है, इसके पीछे भी एक ये फैक्टर मान सकते हैं। धरातल पर चीजें मजबूत हो, जो योजनाएं हो वो जनता तक सीधे पहुंचे, इसलिए भी ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। एपीओ जो 10 लोग चल रहे थे, 10 आईएएस अधिकारी, उनको जिम्मेदारी दी गई है। कई जिलों के कलेक्टर्स बदले गए हैं। जयपुर और बांसवाड़ा संभाग के तमाम जिलों के जो आईएएस अधिकारी उनके तबादले किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज हमसे सीधे कनेक्ट है। अरबाज, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल तो अब हो गया, लेकिन अब आगे क्या और इसके पीछे का जो फैक्टर्स है वो भी जरा काउंट कराइएगा। देखिए, राजस्थान में जब से नई सरकार आई है, जिसे हम भजनलाल सरकार के नाम से जानते हैं, शुरुआत में जब नए मुख्य सचिव आए थे तब एक थोड़ी बहुत प्रशासनिक सर्जरी की गई थी। उसके बाद में आप देखिए कि सबको परफॉर्मेंस का मौका दिया गया, सबको कहा गया कि अच्छा काम कीजिए, दुर्भावना से कोई किसी को हटाने का काम नहीं होगा। लेकिन अब जब करीब करीब 9 महीने हो चुके हैं और ख़ास तौर पे 3-4 बड़ी चुनौतियां राज्य सरकार के सामने हैं, जिनमें अगर देखें कि सुशासन का एक बड़ा मैसेज देना है। उपचुनाव बिल्कुल सर पर है, राइजिंग राजस्थान यहाँ पर है, और सबसे बड़ी चीज़ जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है इस बरसात के दौरान सभी जिला कलेक्टर्स का, जो अव्यवस्थाओं का मामला, जिनका अच्छा काम किया उनका मामला, और जो और बेहतर कर सकते थे, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पूरी सर्जरी की गई है। 108 अधिकारियों को इधर उधर किया गया है। 20 ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है। खासतौर पर अगर हम बात करें टॉप सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से, तो शुभ्रा सिंह जो कि अभी चिकित्सा विभाग और सारी चीज़ें देख रही थी, सचिवालय के अंदर मौजूद थी, वो मुख्य सचिव सुधांश पंत से सीनियर हैं। ऐसे में उन्हें बाहर भेजा गया है और उन्हें जो परिवहन विभाग की जिम्मेदारी इसमें संभलाई गई है। वहाँ पर अब आप देखिए कि राजस्थान में करीब करीब जिस तरह की सिचुएशन है, ऐसे में एक बड़ा मैसेज एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए राजस्थान के जरिए दिया जाना है। तो आप देखिए 10 अधिकारियों को सीधा वाणिज्य और उद्योग विभाग में लगाया ताकि वहां पर इनको इनकी जिम्मेदारियां दी जा सकें। जयपुर समेत कई बड़े शहरों के जो कलेक्टर हैं वो तब्दील कर दिए गए हैं, क्योंकि इनमें खासतौर पर अगर प्रकाश राज पुरोहित की बात करें तो इस तरह के अधिकारी पिछली सरकार से मौजूद थे और उनको लेकर के कई बार विपक्ष ने तंज भी कसा था कि आप लोग अभी तक हमारे लगाए हुए अधिकारियों से काम चला रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा था कि पहले सरकार हमारे ऊपर आरोप लगाती थी, अब हमारे अधिकारियों को बेहतर मान करके काम करवा रही है। ऐसे में जो लोग अपना वक्त पूरा कर चुके थे, पोस्ट पे अच्छा काम कर चुके थे, उन्हें आगे बढ़ा करके दूसरी जिम्मेदारियां दी गई। और जो लोग अभी और बेहतर कर सकते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण विभागों को अगर हम देखें कि यूडीएच यहाँ पर शामिल है, यहाँ पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शामिल है, पर्यटन की बात की गई है, यहाँ पर यूडीएच से लेकर के आप देखेंगे जेडीए सचिव की जिम्मेदारी, और जो खासतौर पर विभिन्न योजनाओं से जुड़े अधिकारी हैं, ग्रास रूट लेवल पर जनता से जुड़ी योजनाओं के अधिकारी, उनमें तब्दीलियां की गई हैं। जो बजट घोषणाओं पर यहाँ पर खास ध्यान दिया गया है। पिछले कुछ 2 महीने में हमने देखा कि मुख्य सचिव जब लगातार सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग कर रहे थे तो उनसे रिपोर्ट मांग रहे थे, चीज़ों को इम्प्लीमेंट के लिए कह रहे थे। जहाँ अच्छा काम हुआ, जो वर्कोहोलिक थे उन्हें प्राथमिकता दी गई है बेहतर डिपार्टमेंट में। जो नहीं कर पा रहे थे, जिन्हें 2-3 बार मौका भी दिया गया, अब उन्हें कोई आरामदायक विभाग की तरफ भेज दिया गया है। तो आप देखिए कि 108 अधिकारी हैं और पूरा राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा है, जिसमें साफ साफ तस्वीर और साफ साफ मैसेज भजनलाल सरकार ने दे दिया है कि भाई राजस्थान में 9 महीने हो चुके हैं, जनता को मैसेज भी देना है, उपचुनाव सर पर है जिसमें रिजल्ट भी देने हैं, पार्टी के लिए भी मैसेज देना होगा। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए एक करके, क्योंकि सवाल भी है उसके जवाब भी देने आपको। अभी आपने कहा कि पिछली सरकार ये कहती रहती है कि हमारे जो लगाए हुए अधिकारी हैं उनमें फेरबदल नहीं किया गया, लेकिन उसी गहलोत सरकार में फाइनेंस सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी की अगर बात करें, सत्ता परिवर्तन के बाद भी 9 महीने बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, हाँ, क्योंकि देखिए फाइनेंस का मामला है
और वित्त से जुड़ा मामला राजस्थान के लिए इसलिए अहम है कि परफॉर्मेंस इसमें कहीं ना कहीं बहुत मायने रखती है। जिनका जो परफॉर्मेंस अच्छा रहा, जिन्होंने सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग्स में मुख्य सचिव ने जो जो पॉइंट वाइज रिजल्ट मांगे थे वो दिए हैं, बाकायदा डिलीवरी भी अच्छी दी है, और जो बजट की घोषणाएं थी उनमें एक अच्छा जो है उन्हें परफॉर्मेंस देकर के नतीजा दिया है, रोड मैप बना करके दिया, तो सरकार ने उनको तवज्जो दी है। यहाँ पर दुर्भावना सरकार की कहीं पर देखने को नहीं मिली है, लेकिन परफॉर्मेंस को प्रायोरिटी दी गई है, जो कि हमेशा दी जाती है। और एक भजनलाल सरकार का मैसेज भी इसमें स्पष्ट है कि जो लोग अच्छा काम करेंगे वो आगे आकर के कोशिश करें, उन्हें और बेहतर मौके दिए जाएंगे। लेकिन खास तौर पर जो तंज था उसमें जो पहला उदाहरण मैंने आपको दिया प्रकाश राज पुरोहित का, उनका खुद का जयपुर में परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लेकिन उनको पोस्ट पर काफी ज्यादा वक्त हो गया था। ऐसे में एक एक्सेप्शनल केस भी ये बन जाता कि भाई इतना ज्यादा एक ही आदमी को एक ही जगह पर कलेक्टर क्यों बनाया जा रहा है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस जयपुर में अच्छा रहा। और जो बुनियादी ढांचे हैं नगर निगम जैसे, यूडीएच जैसे, वहां पर जो अलग अलग शहर हैं उन्हें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया गया है, लेकिन जो बुनियादी योजनाओं से जुड़े हैं और पब्लिक से जुड़े हुए विभाग हैं उनमें जरूर तब्दीलियां की गई हैं। और इसमें वित्त एक ऐसा महत्वपूर्ण विभाग था जो कि राजस्थान के लिए अभी मौजूदा हालात में काफी मायने रखता है। राइजिंग राजस्थान जैसे महत्वपूर्ण विषय हैं और बजट क्रियान्वयन जैसे महत्वपूर्ण विषय हैं, ऐसे में वहां पर टच करना अभी सरकार ने मेरे हिसाब से जो है सही नहीं समझा है। अरबाज, इसका मतलब ये मान सकते हैं कि उद्योग में ज्यादा फेरबदल या ज्यादा जिम्मेदारी और बढ़ा दी गई है, इस हिसाब से जो डिपार्टमेंट सरकार के नेताओं के पास है, कुछ नेताओं की जिम्मेदारी इसके हिसाब से बढ़ गई है, अकाउंटेबिलिटी उनकी। देखिए, इसमें अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ी है, 10 अधिकारियों को एक साथ लगाया गया है। और बड़ी चीज यह है कि पिछली लगातार 3 मीटिंगों में मैं देख रहा हूं कि राजस्थान के अंदर जो भी सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग हो रही है, मुख्य सचिव के बैठकों के प्रमुख एजेंडे हैं, उसमें राइजिंग राजस्थान को सबसे आगे प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है। और सभी विभागों को भी स्पष्ट निर्देश है कि वो कोऑर्डिनेशन करें, बेहतर परफॉर्मेंस की कोशिश करें, हम कैसे सहयोग कर सकते हैं। और जहां उन्हें लगा कि अभी राइजिंग राजस्थान तक जरूरत है, तो 10 अधिकारियों को वहां पर पोस्टिंग देकर के प्राथमिकता बात पर दिए कि यहां पर रिजल्ट दिया जाए। तो उद्योग और वाणिज्य में यहां पर फिलहाल टेम्परेरी फोकस करने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि डिलीवरी की जरूरत है। और न सिर्फ इन 10 अधिकारियों को बल्कि सभी जो बड़े जिम्मेदार विभाग हैं उनसे भी कोऑर्डिनेशन बना करके रखने के लिए कहा गया है कि वो जो उद्योग और वाणिज्य है, ये उद्योगों की विभारी सरकार के मंत्रियों के पास भी है। इस प्रशासनिक फेरबदल से सरकार के मंत्री भी इसमें लगातार, इस प्रशासनिक फेरबदल से उनके ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है या उनकी रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है, वो भी जरा डिस्क्राइब करिए अरबाज जी। आप मंत्रियों की बात कर रहे हैं जो कैबिनेट में देख रहे हैं, उनकी अगर बात की जाए तो सभी मंत्री लगातार रोड शो भी कर रहे हैं। आप देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की अगर हम बात करें, वो मुंबई में लगातार मुख्यमंत्री के साथ में एक्टिव रहे और अभी भी कहीं ना कहीं तबादला सूची में उनसे जो भी सीनियर मंत्री हैं उनसे राय मशवरा करने के बाद में ही तब्दीली की गई। और सभी मंत्री अपने अपने जिलों में भी अपने अपने एक्टिव जो उनका प्रभार क्षेत्र है वहां पर भी और विभागों के साथ भी ये कोशिश कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन के जरिए एक अच्छी जो है डिलीवरी दी जाए और राइजिंग राजस्थान समेत तमाम जितनी जो बजट घोषणा है उनके अंदर बेहतर जो है परफॉर्मेंस दी जाए। अब देखिए कि कल एक बड़ा प्रोग्राम जयपुर में किया जा रहा है जिसमें भी इस बात की झलक देखने को मिलेगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री जो हैं वो आएंगे और पॉल्यूशन फ्री राजस्थान के साथ साथ राजस्थान में एक बेहतर जो इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है, जो एडवांटेज दिया जा रहा है, जो सरलीकरण किया जा रहा है उद्योग व्यापार के लिए, वो भी मैसेज यहाँ से दिया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री खुद रहेंगे, मुख्य सचिव होंगे, नए जो प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी गई हैं वो होंगे और कैबिनेट के कई अहम जो है मंत्री भी यहाँ मौजूद होंगे, जिसमें वन मंत्री संजय शर्मा होंगे, झाबर सिंह खर्रा होंगे। तो ये एक तरह के कोऑर्डिनेशन का मैसेज है और पहले जितने भी विभाग के सभी के अलग अलग के बड़े महत्वपूर्ण आयोजन हो रहे हैं उनमें भी इस बात को प्राथमिकता से रखा जा रहा है और एजेंडे में और कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर इस चीज को डिस्क्राइब भी किया जा रहा है ताकि सभी विभाग बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सके, मंत्री भी उसमें अपना पार्टिसिपेशन है वो बेहतर कर सके। जी, क्योंकि आरएस से आईएएस जो अधिकारी ट्रांसफर हुए थे उनके तबादले हुए, जो वर्कaholic नहीं थे उनके तबादले किए गए, जिनके डिपार्टमेंट के अच्छे रिव्यूज नहीं थे उनके तबादले किए गए। लेकिन इस बात में हमने ये भी देखा, अरबाज नोटिस किया कि जयपुर और बांसवाड़ा संभाग के कई जिलों के तबादले किए गए, खासकर जयपुर के तो ऑलमोस्ट सबका ही फेरबदल किया गया। तो जयपुर इतनी प्रायोरिटी पे क्यों? बिकॉज ऑफ दी क्योंकि वो राजधानी है।
जी बिल्कुल, जयपुर राजधानी है और जयपुर फेस है सुशासन का पूरे राजस्थान के अंदर। अगर आप जयपुर में अच्छा नहीं कर पाए तो फिर मैसेज जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, जयपुर में कोई चीज अगर जर्रे बराबर भी बुरी होती है तो सीधे तौर पर इसको देखा जाता है और इसके आधार पर तमाम सियासी दल भी, तमाम मीडिया भी और बाकी लोग क्रिटिसाइज करने के कोई कोताही नहीं छोड़ते। ऐसे में यहाँ पर जहां जहां सरकार को लग रहा था कि बुनियादी तब्दीलियां करनी है वो की हैं, लेकिन कई जगह ऐसी भी हैं, जैसे हम नगर निगम की बात करें या दूसरे जिम्मेदार विभागों की बात करें, वहां भी उन्होंने पुराने अधिकारियों को रखा है। जयपुर में संभागीय आयुक्त बदल दिए गए हैं, जयपुर में जेडीएस सचिव बदल दिए गए हैं, जिला कलेक्टर बदल दिए गए हैं और जो भी जिले से संबंधित महत्वपूर्ण अधिकारी उनके अंदर तब्दीलियां यहां पर देखने को मिली। तो एक बड़ा मैसेज जयपुर के अंदर यहां से देखने को मिलेगा कि भाई आपकी राजधानी जो है, अब वो प्रशासनिक अमले के मामले में उनका जो फेस है पूरी तरह से बदल दिया गया है। और खासतौर पर 9 महीने की अगर हम बात करें सरकार के अंदर, तो उसमें जो परफॉर्मेंस इंडेक्स था वो काफी हद तक ध्यान में रखा गया और कुछ जो फेवरेट लिस्ट भी है कि काफी लोग जो है चाहे वो सरकार की तरफ से हो और वो कोशिश भी कर रहे थे कि वो राब्ता कायम करके इन विभागों की जिम्मेदारी संभाले, तो वहां उनको भी चांस दिया गया है कि वो कैसे बेहतर डिलीवरी दे सकते हैं अपने तमाम टारगेट के अंदर। और राजस्थान में जो जयपुर है उसके जरिए सरकार ये एक पॉजिटिव और सॉलिड मैसेज भी देगी कि यहाँ पर सुशासन है, योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छा है। और खास तौर पर जैसे बरसात के बाद में रोड को लेकर के, जल भराव को लेकर के या दूसरी चीजों को लेकर के शिकायतें आई थी, उन मामलों को लेकर के भी गंभीरता यहाँ पे बरती गई थी। तो आप ये देखिए कि फीडबैक के ऊपर भी काम किया गया है जैसा अधिकारियों का रहा। जी अरबाज, एक चीज और है, क्योंकि सरकार को बनाने के पीछे, बिगाड़ने के पीछे अधिकारियों का ही रोल सबसे अहम माना जाता है। अब क्योंकि इतना बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, इतना बड़ा जो प्रशासनिक सर्जरी की गई है भजनलाल सरकार में, 9 महीने होने को हैं, तो ये बताइए कि क्या जो मंत्रियों से बैठकें की गई, तमाम फीडबैक लेने के बाद ही इतना बड़ा प्रशासनिक फेरबदल तो किया गया, तो अपने करीबी, जो अपने पहचान वाले होते हैं, अपने करीबी, उनको चाहते हैं कि सब साथ में रहें, उस ग्रुप में रहें, ताकि काम अच्छे से हो पाए, चीजें अच्छे से ट्रांसफर हो पाए। ऐसे इन बातों का भी ख्याल रखा। और ऐसे कितने लोग हैं जो बेहद करीबी को यहाँ पर रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी बढ़ा दी गई है जिन अधिकारियों की? देखिए, मुझे जहां पर लगता है इस बार की जो लिस्ट में बहस, जो करीबियों की जिम्मेदारी बढ़ाने के बजाय जो पहले बढ़ा दी गई थी उसे घटाया गया है। अच्छा। अगर आप देखें कि एसीएस जो शिखर अग्रवाल हैं वो राजस्थान के अंदर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेयरमैन की जिम्मेदारी अपने पास रखे हुए थे, अब वो जिम्मेदारी अपर्णा अरोड़ा को दे दी गई है क्योंकि वो एसीएस फॉरेस्ट है। तो उन्होंने अपने आप को हल्का किया ताकि वो सीएम के जो की डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर वो बेहतर परफॉर्म कर सकें और उस तरफ ज्यादा फोकस कर सकें। इसी तरीके से जो दूसरे ऐसे अधिकारी थे जिनकी परफॉर्मेंस को लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, उन्हें भी चाहे कितनी फेवरेट हो अब दूसरी जगह भेजा गया और ऐसी जिम्मेदारियां दी गई हैं जहां पर वो बहुत ज्यादा अगर आराम के मोड में भी रहना चाहें तो रह सकते हैं। ऐसे में जो एक्टिव हैं, वर्कोहॉलिक जो शब्द का इस्तेमाल किया था, जो लगातार एक्टिव रहते हैं, 24 घंटे काम करने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं है और ग्राउंड जीरो पर तुरंत पहुंचते हैं, उनका फीडबैक भी सरकार को मिला हुआ था, तो वहां पर काफी ध्यान दिया गया। और सबसे बड़ी चीज ये इसलिए महत्वपूर्ण है, आप देखिए कि इतने बदलाव के बाद में कई चीजों का साइड इफेक्ट भी हो सकता है और पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है कि आपके पास में उपचुनाव का मामला है, आपके पास में राइजिंग राजस्थान का मामला है, तो इन तमाम चीजों में एक कप्तान अगर ओवर के या मैच के बीच में कुछ तब्दीलियां करता है तो उन तमाम चीजों की जिम्मेदारी भी लेता है कि उसके सकारात्मक नकारात्मक। बिल्कुल, और ये मेरा नेक्स्ट सवाल भी था अरबाज कि फेवरेटिज्म का, आपने कहा कि फेवरेटिज्म का, माफ करिएगा, उसका ख्याल इस बार नहीं रखा गया है, लेकिन इस बीच में जब इतना क्रूशियल एरा चल रहा है उस समय, तो क्या ये मान सकते हैं कि ये जो फेरबदल है उसके साइड इफेक्ट आपने जैसे बताए, तो क्या कुछ पॉइंट्स में आप बता सकते हैं कि साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव साइड्स तो हमें दिख ही रहे हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? क्योंकि उपचुनाव भी है, राइजिंग राजस्थान भी है, सरकार के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उसको भी निभानी है। अरबाज, देखिए, 108 अधिकारियों के अलावा अगर हम 20 अतिरिक्त चार्ज वाले अधिकारियों की बात करें तो इन तमाम लोगों को एकदम से चेंज के बाद ही परफॉर्मेंस आनी शुरू नहीं होगी, उन्हें अपने डिपार्टमेंट को समझना भी होगा, थोड़ा वक्त भी लगेगा, फिर परफॉर्मेंस में एकदम से सुधार होना शुरू होगा। तो एक तरह से एक
इनिशियल फेज पर एक शिथिलता आ जाएगी, स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, फिर बाद में उसके बाद में गति बढ़ेगी। तो राइजिंग राजस्थान के थोड़ा पहले एकदम से ये बड़ा तब्दीली करना कहीं ना कहीं उस तरफ इस चीज का हो सकता है कि सरकार ने पहले सोच करके इन तमाम चीजों को किया हो। उपचुनाव के दौरान ये भी चीजें ध्यान में रखनी थी। ऐसे में वक्त रहते या उपचुनाव की डेट आने से पहले सरकार ने तब्दीलियां कर ली हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज को भी सरकार ने कैलकुलेट किया हुआ। लेकिन ग्राउंड पर इस चीज में भी ध्यान रखा जाता है उपचुनाव के दौरान कि वहां इस तरह के अधिकारी हों जो कि सरकार की जो खासतौर पर डिलीवरीज हैं। आप ये देखेंगे कि बजट अनाउंसमेंट से लेकर के जो सुशासन की बातें, वहां एक अच्छा प्रदर्शन करके सरकार का सकारात्मक मैसेज दें। तो इन चीजों पर भी फोकस किया जाना चाहिए जो कि उपचुनाव से पहले की गई हैं तब्दीलियां। जिला कलेक्टर भी बदले गए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस चीज को भी कैलकुलेट किया होगा। तो बहुत सी चीजें हैं ऐसी जो साइड इफेक्ट दे सकती हैं, लेकिन पॉजिटिव साइड भी है क्योंकि चेंज है। चेंज के बाद में उसका इम्पैक्ट क्या होता है ये रिजल्ट के बाद में पता चलता है। लेकिन दोनों साइड हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती हैं, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क है और एक पर्टिकुलर टाइम का गैप लिया गया है। तो ऐसे में इस टाइम में उस परफॉर्मेंस में सुधार होने की उम्मीद है और ये होनी भी चाहिए जिस हिसाब से कोशिश की गई है। लेकिन संभावनाएं जो है साइड इफेक्ट की भी हैं क्योंकि काम थोड़ा स्लो होगा या फिर दूसरी बात ये भी है अरबाज, काम की आपने स्लो बताई और कई बताया गया कि युवाओं को भी मौका दिया गया है। जो 21-22 के जो आईएएस हैं जिनकी जिम्मेदारी थी, कलेक्टर्स हैं, उनको और बढ़ावा दिया गया इसमें। लेकिन एक चीज और बात है कि मंत्री कैबिनेट का और अधिकारियों की भी तालमेल बैठ पाए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब प्रशासनिक फेरबदल हो, क्योंकि एक ग्रुप होता है जिसपे आप काम करते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल जोन में रहते हैं। वो कंफर्टेबल जोन कितने दिन में आ पाएगा और उसका इफेक्ट क्या होगा? देखिए, तालमेल के लिए कंफर्टेबल जोन आने में टाइम लगता है, लेकिन एक तब्दीली तो वो है जिसमें अधिकारी खुद दूसरी जगह जाना चाह रहे थे। एक तब्दीली वो है जिसमें मंत्री नहीं चाह रहे थे कि वो अधिकारी रहे, किसी दूसरे और अधिकारी को चाह रहे थे। आप देखेंगे पीएचईडी जैसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में समित शर्मा ने लगातार कितना बहुत क्रिटिकल टाइम के अंदर, मतलब जैसी हमारी उनसे बातचीत हुई थी पहले, तो उन्होंने इस बात को कहा भी था कि राजस्थान में पूरे मतलब कई वर्षों का सबसे ज्यादा खतरनाक जो है गर्मी का दौर था और उस दौर में पानी का मैनेजमेंट करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात थी। लेकिन वो मंत्री के साथ में लगातार कोऑर्डिनेशन के करके उस काम में जुटे रहे और अब जब अच्छी बरसात हुई उसके बाद में उनको फ्री करके दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ भेजा गया है। तो इस तरह के मामले हैं जो देखने में आए जिसमें न सिर्फ सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन बल्कि उस मंत्री के साथ में और विभाग के साथ में भी तालमेल होना जरूरी, ताकि टॉप टू बॉटम जो चेन है वो सुधरे और उसके अंदर कहीं कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं रहे जिसकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट या पूरा सिस्टम स्लो हो। अच्छा, 108 आईएएस लिस्ट को तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कुछ ऐसे नाम जो आपको लग रहा हो कि हाँ अब इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर ये डिपार्टमेंट, वो विभाग अब अच्छा परफॉर्म कर सकता है जो पिछले दिनों कई सवालों के घेरे में रहा हो। अरबाज, देखिए, डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो लगातार आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो चुनौती पिछले 2-3 महीने से जब से बरसात शुरू हुई है वो रही है ग्रास रूट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो तब्दीलियां हो सकती थी उस हिसाब से कलेक्टर्स ने जो काम किया, जलभराव की स्थिति हुई, खड्डे हुए, परेशानी हुई, कई जगह बेसमेंट में पानी भरे। तो इन चीज़ों में आप देखेंगे कि वहाँ पर इन्होंने जो कलेक्टर्स चेंज किए हैं उससे बड़ा जो है बदलाव देखने को मिलेगा। रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर के इन्होंने वहाँ पर जिम्मेदार अधिकारियों को लगाया और खासतौर पर पर्यटन में जिस हिसाब से सरकार की अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, गायत्री राठौड़ लंबे टाइम से वहाँ काम कर रही थी, उन्हें अब चिकित्सा की जिम्मेदारी दी गई, जबकि शुभ्रा सिंह को जो कि सबसे सीनियर अभी आईएएस ऑफिसर हैं, वो मुख्य सचिव से भी सीनियर हैं, तो वो सचिवालय के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और अब राजसमंद के देवगढ़ से बड़ी खबर इस बीच आपको बताते चले, जहां गौ तस्करों को पीछा कर हिंदू संगठनों ने पकड़ा है। दरअसल पिकअप में गौ वंशों की तस्करी हो रही थी और हिंदू संगठनों की सूचना पर ही पुलिस मौके पर पहुंची। चालक सहित 3 को पुलिस ने डिटेन भी कर लिया है। लसानी पेट्रोल पंप के पास इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो गौ तस्करों को पीछा कर हिंदू संगठनों के बिहाफ पे, यानी कि जो उन्होंने सूचना दी, पुलिस उन तक पहुंची और गौ तस्करी का जो पूरा खेल वहां पर खेला जा रहा था उनके मंसूबों पर पुलिस ने पानी फेर दिया, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। चालक सहित 3 को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। बड़ी खबर आपको राजसमंद के देवगढ़ से इस वक्त की बता रहे हैं। लसानी पेट्रोल पंप के पास इस
बड़ी पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पिकअप में गौ तस्करी हो रही थी। चलिए अब बात सिरोही से बड़ी खबर की, जहां बारिश ने आफत बढ़ा दी है। दरअसल सादुलपुर क्षेत्र में नाला टूटा है, लोगों की इससे परेशानी बढ़ गई है। सड़कें वहां पर जलमग्न हो चुकी हैं, घरों मंदिरों में पानी तक भर गया है। नाले पर अतिक्रमण की शिकायत लगातार थी, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। भारी बारिश से वहां पर नाले पर जो बांध थे वो टूट गए हैं, जिस वजह से वहां पर अतिक्रमण की शिकायत भी नजर आ रही है। दो तस्वीरें आपको इस समय दिख रही हैं सिरोही के सादुलपुर से, जहां पर आप देख सकते हैं हाँ बारिश होती है तो कुछ लोग पर्यटक के रूप में पर्यटक जो है वो एंजॉय करने भी जरूर जाते हैं, लेकिन बारिश में किस तरह से आफत बढ़ाई है वो आपको दिखाया जाए। और इधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने एक बार फिर हमला किया है। जी हां, इस बार भेड़िए ने यादवपुरवा गांव में अटैक किया। आदमखोर ने 8 साल के बच्चे पर हमला किया और यह हमला उस वक्त हुआ जब बच्चा खेल रहा था। पूरा परिवार घर में ही था। भेड़िए के हमले में बच्चे की जान बाल बाल बची है। हालांकि बच्चे को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चे के चेहरे पर पट्टियां बंधी हैं। डॉक्टर के मुताबिक बच्चा अभी खतरे से बाहर है। भेड़िए के हमले से पूरा गांव दहशत में आ गया है। ये आपको तस्वीरें हम बच्चे की दिखा रहे हैं, आप उसका चेहरा देख सकते हैं जिसपे पट्टी बंधी है, जहां पर भेड़िए ने अपने शिकार बनाने की इस बच्चे को कोशिश की। रात के समय जब पूरा परिवार सो रहा था तब बच्चे के ऊपर अटैक किया गया है और एक बार फिर से अटैक से, भेड़िए के हमले से जो पूरा गांव है, पूरा परिवार जो है वो दहशत में है। भेड़िए के हमले में घायल हुए बच्चे को गांव वालों ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां बच्चा अभी खतरे से बाहर है। हमारे संवाददाता ने बच्चे के पास मौजूद उसकी मां और परिवार से भी बात की है। आदमखोर भेड़िए का अटैक कितना खूंखार होता जा रहा है ये बताने की कोशिश की है। मेडिकल कॉलेज के इस वार्ड में एडमिट कराया गया है। आप देख सकते हैं ये वो 8 से 10 साल का बच्चा है जो आज शाम अपने घर के बाहर मौजूद था, लेकिन उसी वक्त आदमखोर भेड़िए ने इस पर हमला किया, जानलेवा हमला किया। मौके पर इसके परिजन मौजूद थे जिन्होंने चीख पुकार लगाई, उससे बचाने की कोशिश की, जिसके बाद इसकी जान बची। इस वक्त आप कौन हैं इनकी संगम की? माँ है। कहाँ थे, पूरी बात बताइए, कैसे हमला हुआ? हम भीतर पहुड़े रहन अंगना में ही हैं और यू अंदर से खेलत रहे थे, अंदर से बाहर बिटिया बैठी रहे और सास हमरे बैठी रहे, वो बाहर का निकला यू दरोजे पर यहाँ नोच खैस बाहर, जैसे नोच पकड़ी तैसे चिल्लान बड़ी जो सब दौड़ी, बस भाग ली। जैसा कि आपने सुना, आप कौन है? हम बड़ी महान का। आप कहाँ थी उस वक्त? हम वह तिरहन, हाँ वह तिरहन सर, जैसे ये चिल्लाना, जैसे हम सब लोग दौड़न लोहोय करे लगे लाठी डंडन से, तो भेड़िया भाग लिया। घर का दरवाजा उस वक्त खुला था? हाँ, घर का दरवाजा खुला रहा है सर। तो जैसा कि आपने देखा कि अब जो भेड़िया है वो गांव से बढ़कर शहर की ओर चल बढ़ा है, वहां पर वो अटैक कर रहा है, जिसके चलते न सिर्फ ग्रामीण बल्कि शहर में रहने वाले लोग भी इस हमले के बाद काफी खौफजदा हैं। और चलिए अब बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर हैं और इस दौरान अमित शाह बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत भी करेंगे। बीजेपी का घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। अमित शाह दोपहर 3:30 बजे जम्मू के अनुथम होटल में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। बीजेपी के सूत्रों के अनुसार अमित शाह दौरे के पहले दिन प्रदेश की बीजेपी इकाई के कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे, जिसमें पार्टी की चुनावी तैयारियों और जमीनी स्तर की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। दूसरे दिन यानी कि शनिवार को शाह जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पार्टी नेताओं के साथ व्यापक चर्चा करेंगे। शनिवार को ही गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू में एक रैली भी प्रस्तावित है। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और आगे देखिए गौर बात।